दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से इंडिया की लड़कियों का उनका ब्रेन वॉश करके दूसरे देशों में पहुंचाया जाता है, किस तरह से उन्हें यहाँ से धोखे में ले जाया जाता है, वहाँ उनके साथ किस तरह की बदसलूकी की जाती है। आज की युवा पीढ़ी को यह मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं आज की ये कहानी की शुरुआत होती है एक मासूम लड़के से, जो केरल के छोटे से गांव में सालनी उन्नी किशन नाम की एक सादा लड़की रहती थी। वे अपनी माँ और दादी के साथ बहुत ज्यादा खुशहाल जीवन जी रही थी। सालनी का सपना था कि वे नर्सिंग की पढ़ाई करके समाज की सेवा करे। उसकी आंखों में भविष्य के सपने थे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मासूमियत उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले जाएगी। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में फातिमा अफसानी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो जांच अफसरों के सामने घबराई हुई बैठी थी। दरअसल उसे अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास से पकड़ा गया था। वे अपनी दर्दनाक दास्तां अपने अफसरों को सुनाती है और कहती है कि मैंने ISIS क्यों ज्वाइन किया था, ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मैंने ISIS क्यों और कैसे ज्वाइन किया। फिर सालनी अपने बीते हुए कल के बारे में बताती है और कहती है आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। वो बताती है कि मैं केरल में अपनी माँ और दादी के साथ रहती थी। उसके पिता की काफी साल पहले डेथ हो गई थी। वह अपनी दादी और माँ के साथ बहुत खुश थी। वह एक सिंपल सी लड़की थी। उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। आगे वह नर्सिंग करना चाहती थी। इसके लिए उसके घर वाले भी सपोर्ट करते थे। वह नर्सिंग की पढ़ाई के लिए शहर चली जाती है और वहाँ उसका सर गोल्ड में नर्सिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया जाता है और उसकी मुलाकात वहीं पर उसकी रूममेट गीतांजलि, नेमा और आसिफा से होती है। सालनी और गीतांजलि जो है हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती थी, वहीं नेमा कैथोलिक थी और आसिफा मुस्लिम थी। अब सालनी इनके साथ रहती थी और कुछ समय के बाद इनकी जो दोस्ती है वो गहरी हो जाती है और सालनी, गीतांजलि और नेमा इनको जरा सी भी खबर नहीं होती है कि आगे चलकर आसिफा उनके साथ क्या करने वाले है। एक दिन वो सब पौड़ी में बैठी हुई थी, तभी अचानक से एक आदमी उनकी पिक्चर क्लिक करता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आसिफा जो है कुछ साथियों के साथ बात कर रही होती है। ये वही लोग थे जो गैंग में शामिल थे और लड़कियों का ब्रेन वॉश करके वहां बेचने का काम करते थे। आसिफा अपनी सहेलियों का खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाती है। तभी खाना शुरू करने से पहले आसिफा और नेमा प्रे करने लग जाती है। उन्हें देखकर सालनी उनसे पूछने लग जाती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। वे बताती है कि जब हम खाना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले अल्लाह को याद करते हैं और आसिफा का उनका ब्रेन वॉश करना स्टार्ट हो जाता है। वो सिर्फ अल्लाह के बारे में बात किया करती थी और किसी भी रिलीजन को ना मानने को कहती थी, मतलब कि किसी भी गॉड पर बिलीव करने के लिए मना करती थी। आसिफा उन्हें यह भी कहती थी कि उनके रिलीजन के गॉड जो है वे उन्हें सही राह नहीं दिखाते हैं और जो अपने गॉड अपने बच्चों की प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें मानना सही नहीं है। इसलिए तुम लोगों को भी अल्लाह पर विश्वास रखना चाहिए, उनके रूल्स फॉलो करने चाहिए। और उन सब लड़कियों का घर हॉस्टल से थोड़ा सा दूर था, जबकि आसिफा जो है हॉस्टल के बहुत नजदीक रहती थी। इसलिए वे उनसे कहती थी कि तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। दरअसल वो उसका घर नहीं था, वो सिर्फ एक षड्यंत्र रचा गया था और वहीं पर मासूम लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। वो अपने नकली भाइयों के बारे में उन्हें बताती है। मेरे 2 भाई हैं, रमीज और अब्दुल, और एक दिन वो उनको अपने भाइयों से मिलवा देती है और धीरे धीरे उनके बीच में दोस्ती भी करा देती है। उसके बाद वो उन सबको अपने घर में ले जाती है और उसका एक नकली परिवार भी था और वो लड़के भी उनसे अल्लाह की बातें किया करते थे। और धीरे धीरे सालनी और उसकी दोस्त भी उनकी बातें अच्छी लगने लगी और असल में उनका ब्रेन वॉश जो है होना शुरू हो गया था। उन्हें इस बात की जरा सी भी खबर नहीं रही कि दूसरी तरफ हमें एक और स्टोरी दिखाई जाती है। इस वक्त से कुछ साल बाद की, जहाँ पर सालनी और फातिमा बनकर रह रही थी। उसका नाम अब फातिमा था और उसका पति भी होता है जिसका नाम जो है रमीज नहीं बल्कि इरशाद नाम का एक आदमी होता है। कि दोनों अभी अफगानिस्तान में है और यहाँ से वे सीरिया जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे ही फातिमा अफगानिस्तान में एंटर करती है तो उसे कई सारे कटे हुए सिर नजर आते हैं। यह देखकर फातिमा को उल्टी हो जाती है और फिर वे हमें पता चलता है कि जो फातिमा है दरअसल प्रेग्नेंट होती है। फातिमा का पति अफगानिस्तान में रहकर इलेक्ट्रिक की ट्रेनिंग ले रहा था। वहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो था। यहाँ पर लड़कियों को बिल्कुल भी जीने की आजादी नहीं है
उन्हें ये कैदियों की तरह रखा जाता है। उन्हें लिपस्टिक लगाने की भी इजाजत नहीं होती है। अगर ऐसा करता है तो उसे जान से मार दिया जाता है। यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और वहाँ फातिमा अपने कुछ रिलीजन के बारे में सबको बताती है। आसिफा के जो सीनियर है उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है फातिमा और जो बाकी की लड़कियां होती हैं उनके झांसे में पूरी तरीके से नहीं आई होती हैं। इस काम के लिए बहुत दिन हो गए होते हैं और वे तीनों लड़कियां अभी पूरी तरह से उनके रिलीजन में कन्वर्ट नहीं हुई होती है। फिर आसिफा जो है एक प्लान बनाती है और वो तीनों मॉल में गई होती है। वहां कुछ लड़कों को भेज देती है और वो लड़के जो है उनके साथ में बदतमीजी करने लगते हैं, उनके कपड़े बड़ा है जो फाड़ देते हैं और मॉल में खड़े सब लोग उनका तमाशा देख रहे होते हैं। फिर वे रोते हुए तीनों लोग जो है रूम में आ जाती है और आसिफा उनसे कहती है ये सब तुम लोगों के इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने हिजाब नहीं पहन रखा था। क्या तुम लोगों को कभी सुना है कि हिजाब वाली लड़कियों के साथ में कभी बदतमीजी हुई है? यह सब सुनकर वो जो तीनों लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है इस बात को लेकर और अपने प्रोटेक्शन के लिए वो तीनों हिजाब पहन लेती हैं। हिजाब पहनकर वो तीनों लड़कियां अपने आप को सेफ फील कर रही होती है, लेकिन यहाँ आसिफा की प्लानिंग कुछ और ही चल रही होती है। वो धीरे धीरे इस्लाम को पूरी तरीके से मानने लगी थी। यहाँ गीतांजलि और अब्दुल की नजदीकियां भी बढ़ रही होती हैं। उन लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो भी वो लोग कह रहे थे वो लड़कियां करने के लिए तैयार हो रही थी। अब वक्त के बाद सालनी और गीतांजलि अपने घर चली जाती हैं। उनको देखकर उनके घर वाले जो है हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने हिजाब पहना हुआ था और अपने घर वालों को वो यह भी कहती हैं कि उन्हें हिंदू धर्म में नहीं बल्कि इस्लाम उनको मानना चाहिए। अब सालनी और गीतांजलि वापस आ गए थे। कुछ दिनों के बाद इन्हें पता चलता है कि सालनी जो है प्रेग्नेंट है और रमीज शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि दोनों के रिलीजन अलग थे। फिर सालनी कहती है कि क्या मैं अपना धर्म चेंज कर लूंगी तो क्या तुम उसे शादी कर लोगी? इस बात पर रमीज हाँ कर लेता है और फिर सालनी अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है। उसके साथ साथ गीतांजलि भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है। अब इन लोगों ने धर्म परिवर्तन तो कर लिया था, इसके बाद उनकी लाइफ में और भी ज्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी। रमेश सालनी को छोड़कर जा चुका था। फिर आसिफा उसे मौलाना के पास ले जाती है। मौलाना उसे बताते हैं कि रमेश अपनी माँ के साथ किसी दूसरे देश में चला गया है और अब वह वहीं रहेगा। दरअसल रमेश भी कहीं नहीं गया था, वह पीछे से चुप कर ये सब बातें देख रहा था। अब इस हालात में कि वह अपने घर भी नहीं जा सकती थी। मौलाना कहता है कि शादी से पहले प्रेग्नेंट होना बहुत बड़ा पाप है और बच्चे को मारना इससे भी बड़ा पाप है। फिर वह इसे विशाल नाम के आदमी के बारे में बताता है कि उसे यह बात क्लियर कर देता है कि वह आदमी तुमसे शादी करेगा और तुम्हारे बच्चे का भी ख्याल रखेगा और अल्लाह तुम्हें माफ करेंगे, इसलिए तुम्हें सीरिया जाकर एक अपना सिर वहां झुकाना होगा, इसलिए तुम्हारे पापों का अंत हो जाएगा। सालनी उनकी कही हर एक बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है और वो ईशा से शादी कर लेती है। क्योंकि सालनी बहुत दिनों से अपने घर नहीं गई थी, इसलिए उसे ढूंढते हुए उसकी माँ पहुंच जाती है, लेकिन उसके आने से पहले ही उसकी शादी हो चुकी होती है। लेकिन वो उनकी माँ को सानी से मिलने के लिए मना कर देते हैं और सानी को ले जाने लगते हैं। उसे वहां से यह कहा जाता है कि वो हनीमून के लिए कोलंबो जा रही है। असल में वो लोग सीरिया जा रहे थे और यह सब प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था, इसलिए पासपोर्ट वीजा उनके पहले से ही बन चुके थे। वो वहां से उसे अफगानिस्तान ले जाते हैं और यह कारोबार तो उनका वो पहले से ही चल रहा था, इसलिए ये सब करना उनके लिए आम बात थी। और दूसरी तरफ अब्दुल भी अपने साथ गीतांजलि को सीरिया ले जाना चाहता था, लेकिन यहाँ गीतांजलि जो है सीरिया जाने से साफ मना कर देती है। जब गीतांजलि उसके मना कर देती है तो वो जो है उसको ब्लैकमेल करने लगता है और दरअसल अब उसके न्यू फिल्में जो होती है पिक्चर होती है उसको ना सोशल मीडिया पर डालने की बात कहता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ अगर नहीं जाओगी तो मैं ये सारी पिक्चर वायरल कर दूंगा। और यहाँ पर गीतांजलि उसको समझ में आ चुका था कि इन लोगों ने हम लोगों को फंसाया है, लेकिन गीतांजलि कहती है वह उसके साथ नहीं जाएगी, उसको जो करना है वो कर ले। गीतांजलि सब कुछ छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है और अब्दुल मौलाना को गीतांजलि की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वह उनकी बात मानने के लिए नहीं तैयार थी।
लेकिन अब्दुल उसकी सारी पिक्चर्स को वायरल कर देता है और गीतांजलि को जब इसके बारे में पता चलता है वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह अपनी जान दे देती है। और यहाँ सानी की दोस्त नेमा उसे कॉल करती है। सानी अभी भी अफगानिस्तान में ही थी और वह उसे सारी सच्चाई बता देती है। हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, हम इन लोगों ने हमें जाल में फंसा दिया था और आसिफा ने ये सब खेल रचा था जिससे हम सब फंस गए। फिर नेमा उसे गीतांजलि के बारे में बताती है कि उसने अपनी जान ले ली है। उसे अपने बारे में भी बताती है कि आसिफा ने मुझे एक लड़की से मिलवाया और उस लड़के ने मेरी ड्रिंक में भी उसी की दवा मिला दी थी। इसके बाद वह मुझे अपने घर ले गया, वहाँ मेरे साथ गैंग रेप हुआ। ये सारी बातें सुनकर सालनी बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन इसे उस अपने इशारे पर अभी भी विश्वास था। कुछ वक्त के बाद सालनी एक बच्चे को जन्म देती है। सबसे पहले इस खबर को वो अपनी माँ को पहुंचाना चाहती थी, फिर वह जो है एक औरत से वहां से फोन लेती है, वो अपनी माँ को मैसेज कर देती है क्योंकि कॉल करने में उनके पकड़े जाने का खतरा था। सालनी जैसे ही वहां से बाहर निकलती है, उस औरत को कुछ ही देर में कुछ लोग बाहर ले जाते हैं और उस औरत को मार देते हैं, जिस औरत की मदद से उसे अपनी माँ को मैसेज किया था। जैसे तैसे करके सालनी ये सब बचते बचाते अपने घर पहुंचती है और कुछ दिनों के बाद ईशाद कुछ साथी और उसके घर पर आते हैं और उसे बताते हैं कि जो है ईशाद जो है शहीद हो गया है। वो लोग सालनी और उसके बच्चे को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहाँ कुछ औरतें और भी सालनी के बच्चे को उससे अलग कर देते हैं और उन्हें यहाँ से बाहर जो है वो भेज दिया जाता है। जब सालनी एक जगह में पहुंचती है, उसे पता चलता है कि ईशाद अभी भी जिंदा है और उसकी सच्चाई ये थी कि ईशाद ने उसके साथ यूज किया था। सालनी प्रोजेक्ट में बताती है कि जो भी उनके साथ औरतें थी उनके साथ रोज बलात्कार किया जाता था। या इंडिया में नेमा पुलिस के पास जाती है, उन्हें सारी सच्चाई बताती है कि केरल में हर साल हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जाता है और उन्हें इतनी सारी लड़कियां यहाँ से गायब होती हैं, क्या आपको मालूम भी नहीं है। लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और उसकी FIR भी दर्ज नहीं करते हैं क्योंकि नेमा के पास कोई भी प्रूफ नहीं था। अगले दिन उन लोगों को एक जगह पर ले जाकर बंद कर दिया जाता है। दरअसल जब इन महिलाओं के शौहर की डेथ हो जाती है तो इन्हें रखेल बना लिया जाता है और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है। इनका शोषण किया जाता है। सालनी उस जगह पर ऊपर की ओर देखती है जहाँ बाहर निकला जा सकता था और उसने मैपिंग बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए जगह को देखकर उसे पता चल गया था कि शायद सीरिया और तुर्की के बॉर्डर के नजदीक है। वो दो लड़कियों को वो अपने साथ ले जाती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन आतंकी जो होते हैं उन्हें देख लेते हैं और उसके साथ वो जो काली जो लड़कियां होती हैं उन्हें मार गिराते हैं। पर सालनी वहां से बचकर निकल जाती है। चारों तरफ रेगिस्तान था और वो चलती रहती है, लेकिन उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था। कुछ दूर चलते हुए वो गिर कर बेहोश हो जाती है। 17 घंटे बाद उसे जब होश आता है तो वह अपने सामने एक ड्रोन को पाती है, उसके ऊपर जो मंडरा रहा था। फिर यह कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ वह अपनी कहानी उन अफसर को सुनाने में लगी हुई थी। इस तरह सालनी जो है अफगानिस्तान की आर्मी के हाथ लग गई थी। सालनी उन अफसर से कहती है कि यदि आप मुझे इंडिया भेज देंगे तो मैं उन सब का खुलासा कर सकती हूँ जो लोग इस आतंक में शामिल हैं। फिर लेडी अफसर उससे कहती है कि तुम एक आतंकवादी हो, तुमने एक आतंकवादी का साथ दिया है, तुमने आतंकी बनने की ट्रेनिंग भी ली है, फेक पासपोर्ट लेकर तुम 3 देश पार किए हैं और पूरा 1 साल एक आतंकी के साथ रही हो। हम तुम्हें बेगुनाह कैसे मान लें? तुमने एक आतंकी का साथ दिया है, इसलिए तुम्हें इंडिया में भी सजा मिलेगी। तुम हम पर भरोसा रखो, तुम्हें हमारी जेल में सुरक्षित रखा जाएगा और तुम्हारे बच्चे को भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सालनी लास्ट टाइम अपनी माँ से बात करती है, लेकिन वे अपनी हालातों के बारे में नहीं बता पाती है। वो कहती है मैं ठीक हूँ और घर आने की कोशिश करूंगी। वैसे तो नेमा उसकी माँ को सालनी के बारे में सब कुछ बता चुकी होती है। सालनी को जेल में ले जाया जाता है। वहाँ एक बच्ची जो है उसका हिजाब खींचकर आग में जला देती है। इसका मतलब ये था कि उसे अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब सालनी अपना नाम फातिमा नहीं बल्कि असली नाम सालनी उन्नी कृष्णन बताती है। यहाँ इंडिया में हमें फिर से दिखाया जाता है कि आसिफा फिर से अपने नई शिकार पर निकल पड़ी है और ये काम अभी भी जारी है। और फिर नईमा मीडिया के सामने इंटरव्यू दिया और गीतांजलि के माँ बाप ने भी मीडिया के सामने अपना दुख जाहिर किया
कि उन लोगों ने अपनी बेटी को खो दी है जो उन्हें कभी नहीं मिल सकती। उनका दुख जो है बहुत बड़ा था और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वो में लड़की की जो कहानी है सच्ची है, उनकी पहचान छुपाकर उनसे बयान लिया फिल्माया गया था। सन 2016 में, फिर सन 2018 में कई मामले ऐसे ही नए आए थे। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ये उन हजारों लड़कियों की चीख है जो बहकावे में आई, जिन्हें समाज ने अकेला छोड़ा, जिन्हें भाईचारे के नाम पर गुमराह किया गया और जिन्होंने जन्नत के सपने में अपना नर्क बना लिया। इस मूवी का जो मकसद है वो ये बताना था कि लव जिहाद सिर्फ शब्द नहीं, एक मानसिक और सामाजिक हथियार भी हो सकता है। ये कहानी चेतावनी देती है कि कभी कभी प्यार और धर्म और दोस्ती के पीछे भी जहर छुपा हो सकता है। और ये पुकारती है बेटियों को समझाओ, सवाल करना सिखाओ और हर हाल में उनके साथ खड़े रहो। तो दोस्तों, ये थी वो स्टोरी जो सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी आगाह हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।